हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इस लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है, तो इसके डिटेल्स में बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, सोल्यूशन पे भी बात करेंगे और इसके बेसिक जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उन सब पर भी डिटेल्स में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आज इस लेक्चर में बेसिक फंडामेंटल रूल्स को समझेंगे, एक्चुअल में इसके सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट करते रहे। तो बने इस लेक्चर के साथ, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण इक्वेशंस आप जो कह सकते हो, रैखिक समीकरण। अब ये दो तरह का होता है, टाइप ये आपको फर्स्ट टाइप कह सकते हो और इधर वाला ये सेकंड टाइप्स। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन असमघात रैखिक समीकरण और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समघात रैखिक समीकरण। तो अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई इक्वेशन हमने लिख दिया कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो ये आपका जो c है ये कांस्टेंट है। जैसे हम क्या कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 कर दिया समथिंग, बट हियर जो ये हो गया आपका नॉन होमोजेनियस, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये नॉन होमोजेनियस कंडीशंस में आता है। अगर इस तरह का रैखिक समीकरण हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसको कहेंगे नॉन होमोजेनियस। और यहीं पे अगर हम इसको कहते हैं कि दैट इज द ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, मतलब राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, कांस्टेंट टर्म वाला पोर्शन, वो 0 हो जाए तो इसको हम कहेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, समघात रैखिक समीकरण। जैसे कुछ भी लिख जाए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये राइट हैंड साइड पोर्शन है, इसमें से मतलब वेरिएबल प्रेजेंट हो तो इसको हम कहेंगे समघात। तो ये ध्यान रखिएगा कि समघात और मतलब असमघात या नॉन होमोजेनियस होमोजेनियस में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। इस वाले में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट रहेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है नॉन होमोजेनियस, और होमोजेनियस में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं रहेगा। ये बेसिक आप इंफॉर्मेशन जानते हैं। अब देखिए, इसके सॉल्यूशंस की बात करनी है माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स की सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होगा उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, जैसे बेसिक एंड फंडामेंटल टाइप्स। तो आइए समझते हैं पहले इसके सॉल्यूशंस पे। देखिए, सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। अगर कंसिस्टेंट का मीनिंग्स ये होता है कि अगर संगत, मतलब जो सिस्टम दिया हुआ है अगर उसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, तो उसको हम कंसिस्टेंट करते हैं। वो सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि असंगत, मतलब इसका कोई भी हल ना हो, जो भी सिस्टम हमारा निकाय दिया हो उसका कोई हल ना हो, तो उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो जनरली कंसिस्टेंट की डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेता है आपसे। तो लीनियर सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट इज पॉजेस एट लीस्ट वन सोल्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ एट लीस्ट वन सोल्यूशन, मीन यदि समीकरण निकायों का एक या एक से अधिक हल हो तो उसे संगत रैखिक समीकरण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है सिंपली, कौन कौन सा, यूनिक एंड इनफाइनाइट। दैट इज क्लियर। कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है कि आपका पॉसिबल है, इट हैव पॉसिबल है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव पॉसिबल, इट हैव सॉल्यूशन, सो दैट इज द कंसिस्टेंट। एक सिंपल सा वर्ड समझिए कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रखता है, तो वो कंसिस्टेंट होगा, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सो दैट इज क्लियर। अब इनकंसिस्टेंट की बात होगी कि इनकंसिस्टेंट क्या है। इनकंसिस्टेंट इट मींस, अब इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट क्या है। ठीक है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन, सिस्टम लीनियर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट इज पॉजिटिव नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ऐसे निकाय, ऐसे समीकरणों का निकाय जिसका कोई हल नहीं होता है उसे असंगत समीकरण कहते हैं। ठीक है, असंगत कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक क्या है। पहला, सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। अब उसमें उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट होगा। अब नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर सिस्टम, रैखिक समीकरण का अव्यव रूप जो होगा, अव्यव के फॉर्मेट में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में, और फिर इसके बाद इस पर हम सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं। तो आइए, तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स की जरूरत होगी। ध्यान रखिएगा, हम अभी वर्क सिर्फ नॉन होमोजेनियस के लिए इस लेक्चर में कर रहे हैं, इस वर्क में नॉन होमोजेनियस के लिए वर्क कर रहे हैं। तो हमें एन इक्वेशंस की कुछ जरूरत होगी, और फिर पहले हम इक्वेशंस की रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर
consider a linear system of consider a linear system of m, ध्यान देखिएगा, सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हो गया, इक्वेशन इन, अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी होंगे तो n वेरिएबल्स हम कंसिडर कर लेते हैं, n वेरिएबल्स, बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल n वेरिएबल्स, जिसको हम कह सकते हैं x1 x2 अप टू डॉट डॉट एक्शन, क्लियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना होगा, m इक्वेशंस हो गए और n वेरिएबल्स हो गए, तो अब इसको रिप्रेजेंट करना है, हमें राइट डाउन करना है, m इक्वेशंस मान लिया आपने, समीकरण मान लिए, और उसके वेरिएबल जो है आपके n है, तो अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इट कैन बी रिटन एज, जो आपका स्टार्ट करते हैं, दिस इज a11 x1 a12 x2 अप टू डॉट डॉट a1n एक्शन, और राइट हैंड साइड में दैट इज अ कांस्टेंट, सपोज दैट इज अ b1, ओके। नेक्स्ट a21 x1 a22 x2 up to dot dot, that is here a2n action is equal to b2, okay। एक अनदर्स अगर कंसिडर करते हो आप, तो a31 x1 a32 x2 प्लस डॉट डॉट करके इज लास्ट a3n action is equal to b3, बट कंसिडर द m लीनियर इक्वेशंस, तो m लीनियर इक्वेशंस डॉट डॉट करके आएंगे a m1 x1 प्लस a m2 x2 प्लस डॉट डॉट करके लास्ट में आएंगे a mn एक्शन इज इक्वल टू, अब m इक्वेशंस है तो m हियर होगा b m हो जाएगा आपका, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है वर्कआउट। अब जो अबो सिस्टम है, आई जे अगर हम कहें कि आई की वैल्यू कहाँ से आती है, ए आई जे, जैसे वेयर ए आई जे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो आई इज इक्वल टू क्या है, आई जो रिप्रेजेंट करता है रो को रिप्रेजेंट करता है, तो कितने रो हैं, 1 2 3 अप टू m है, तो इट मीन्स 1 2 3 डॉट डॉट करके m तक, और जे जो होता है इसमें कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 2 अप टू n तक है, दैट इज 1 2 3 डॉट डॉट करके n तक, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये जो सभी होंगे क्या होंगे, आपके रियल्स होंगे, ठीक है, मतलब रियल कांस्टेंट, दिस इज मतलब कहने का सेंस हुआ है कि a11 a12 डॉट डॉट a1n, ठीक है, और भी जो बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास हैं, am1 am2 and dot dot amn are real constant, ठीक है, रियल कांस्टेंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज आवर रियल कांस्टेंट। अब जो सिस्टम अबो सिस्टम है, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि जो अबो सिस्टम ये दिया हुआ है हमारा, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये ध्यान रखिए। द अबो सिस्टम कैन बी रिटन इन इज मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, द अबो सिस्टम लीनियर सिस्टम है, यहाँ पे कह सकते हो आप लीनियर सिस्टम, ठीक है, अब वो लीनियर सिस्टम कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, ठीक। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अब इसको रिप्रेजेंट करना है सिंपली, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझिए। मैट्रिक्स जो होगा यहां पर बनेगा, दैट इज हियर इस फॉर्मेट में, ठीक, और यहाँ पे वैल्यूज आएगी आपकी a11 a12 डॉट डॉट करके a1n a21 22 डॉट डॉट करके a2, हियर आ जाएंगे m था तो m1 am2 डॉट डॉट करके amn, एंड दैट इज ऑर्डर m क्रॉस n, एंड इज हियर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे x1 x2 डॉट डॉट करके एक्शन, एंड
इस राइट हैंड साइड में जो रिप्रेजेंटेशन था हमारा इस कांस्टेंट टर्म का कलेक्शन b1 b2 अप टू bm। ओके, अब इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आपका n क्रॉस 1 और हियर इज आल्सो ये m क्रॉस 1। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका हम रो बाय कॉलम्स करते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन था वो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे हम मल्टीप्लाई कर दोगे आप जनरली, तो ये जो हमारा होगा सिस्टम, ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन बनेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे रो बाय कॉलम्स। ठीक है, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n एक्शन होगा करस्पॉन्डिंग और फिर इक्वल टू b1, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ax इज इक्वल टू b। ठीक है, ax इक्वल टू b। व्हाट इज द a? कोफिशिएंट ऑफ जो है कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 अप टू xn। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स कह सकते हो। x क्या है? ये वेरिएबल के जो वेरिएबल है उनका कलेक्शन है, और b क्या है? जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है उसका कलेक्शन है, वर्कआउट है, कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हो आप कि a इज जो है आपका a इज, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स होंगे। x आपका ये आपको पता है कि वेरिएबल्स है आपका, ठीक है, वेरिएबल्स। और b के बारे में आपको पता है कि दैट इज द मैट्रिक्स है आपका, द कॉलम मैट्रिक्स है ऑफ राइट हैंड साइड कांस्टेंट का। ठीक है, b क्या आपका है? कॉलमन मैट्रिक्स ऑफ राइट हैंड साइड कांस्टेंट। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमें वर्क क्या करना है? मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है, उसके बाद वेरिएबल x को लिखना है और फिर b लिखना है। ये आपका वर्क टारगेट हो गया। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया होगा, अब उसके सॉल्यूशंस की बात हम करेंगे कि हम जनरली इसके सॉल्यूशंस को कैसे वर्कआउट करने वाले हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशंस में हमें सबसे पहले एक जरूरत होती है फर्स्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम संवर्धित ऑब्व्यूह भी कहते हैं। ऑब्व्यूह, ठीक है, तो अब ये एक्चुअल में होता क्या है, अब इसके बारे में हमें इसको स्टडी करना है कि संवर्धित ऑब्व्यूह जो हमारा है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट अगर इफ ax इक्वल टू b, बी ए सिस्टम ऑफ जो आपका है ax इक्वल टू b है, इज ए लीनियर सिस्टम। ठीक है, इज ए लीनियर सिस्टम, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह सकते हो, लीनियर सिस्टम देन द मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, देन द मैट्रिक्स a such that b, ये सिंबल है इसका r a, दैट इज इंपॉर्टेंट, इस तरह से लिख सकते हो, इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट, ये नोट डाउन करके, दैट इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा हो गया। ठीक है, इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा उसका वर्कआउट। ओके, तो आइए अब रिप्रेजेंटेशन है तो इट मींस ए, ठीक है, दैट इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लें। सिंबल है, डिवाइड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास कलेक्शन है उसको पहले हम लिख लेंगे, तो ए मैट्रिक्स हमारा a11 है, a12 अप टू a1n, a21 22 डॉट डॉट करके a2n एंड लास्ट में इज हियर am1 am2 and is here amn एंड ये सिंबल। सो एक स्ट्रेट लाइन आप सीधी सीधी यहाँ पर इसको फॉरवर्ड कर लीजिए, सिंपल एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, और बी जो मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड वाला उसको आप राइट अप कर लोगे, दैट इज द b1 b2 अप टू bm। ओके, ये आपका राइट अप हो गया।
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम बेसिक फंडामेंटल सॉल्यूशन पे आएंगे। एक्चुअल इसके सॉल्यूशंस को हमें समझना है कि सॉल्यूशंस हमारा कैसे होगा, ठीक है। तो अब हमें कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी को समझना है कि कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होगी, ठीक है। तो अब कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए, अब अगर यहां से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को समझना है, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस को, तो अगर बी वाला जो टर्म्स है ए एक्स इक्वल टू, जो बी के अगर सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको होमोजेनियस कह देंगे, और यदि बी अगर सभी एलिमेंट जीरो नहीं है तो वो आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, बट सॉरी नॉन होमोजेनियस होगा, इनकंसिस्टेंट नहीं, नॉन होमोजेनियस। बट हमें यहाँ पे अब इसकी समझना है कि कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है, एंड नॉन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। यहां पर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले ए एक्स इक्वल टू बी, तो सबसे पहले आपको हर एक कोई भी प्रॉब्लम्स होगा उसमें ए एक्स इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को राइटअप करना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब आप राइटअप कर लोगे, उसके बाद फिर हम आगे का जो सिस्टम ऑफ प्रोसेस होगा उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये आप चीज आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास मैं करता हूँ अभी। आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कंडीशन जो होगी ना, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी की बात करनी है हमने। कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंसी तो हमने पढ़ लिया, तो अब कंडीशन जो कि आपकी कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड नॉट कंसिस्टेंसी एंड नॉट कंसिस्टेंसी, ठीक है, नॉट कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, रैखिक समीकरण की संगतता एंड असंगतता, ठीक है। तो दिस इज हियर, इसको हिंदी में आप लिख सकते हो रेखीय समीकरण की संगतता तथा एवं असंगतता, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी को हमने पहले ही समझ लिया था कि कंसिस्टेंसी एक्चुअल में हमारे वर्कआउट में क्या है। कंसिस्टेंसी के बारे में है कि इसके दो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है इट हैव सॉल्यूशन, मीनिंग समझो आप। कंसिस्टेंसी का मतलब है, और नॉट कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट भी इसको आप कहते हो। तो कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि इट हैव सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब इट हैव सॉल्यूशन। अब इट हैव सॉल्यूशंस में जब कंसिस्टेंसी आ गया, तो कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि इट्स हैव सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम हैव सॉल्यूशन, तो आप कह सकते हो कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंट होने के लिए कंडीशंस क्या है, व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। क्वेश्चंस आपके मन में बनता है कि व्हाट इज कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक। तो इफ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इस पॉसिबिलिटीज है, इफ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो देन सिस्टम, लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है। लीनियर सिस्टम क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देन द लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बहुत बेसिक। अब इफ कंसिस्टेंट है तो वर्कआउट में आपने लिख लिया कि कंसिस्टेंट है, इट मींस क्या होना चाहिए, इसके सॉल्यूशन होंगे। तो कंसिस्टेंट है तो देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट, तो देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया आपका एक हल, अद्वितीय हल जिसको कहते हो आप, दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन। एक हल पॉसिबिलिटीज कब होगी, ठीक है। तो इफ
रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कंसिस्टेंट हो गया। सपोज दैट इज द आर, ये आपका इज इक्वल टू आर है, ठीक है। एन इक्वल टू, अगर हम कह दें एन, और एन के बारे में क्या है आपका पता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यदि ऐसी कंडीशंस मिल जाए तो हम कह देंगे कि हमारा क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। बहुत बेसिक समझिएगा इसको। इफ कंसिस्टेंट है तो पहले ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। अब कंसिस्टेंट होने के बाद उसमें देयर आर टू पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से, यूनिक सॉल्यूशन की और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो यूनिक सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब इफ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स आर हो गया मान लीजिए, इज इक्वल टू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स में मतलब हमने जो कंसिडर किया था x1 x2 अप टू xn, जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं यदि उसके इक्वल्स है तो हम कहेंगे कि आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मतलब इन अनंत हल, ठीक, अनंत हल। एक दूसरा पॉइंट इसमें है हमारा इस वाले सेक्शन में, इफ यहां पर अगर डिटर्मिनेंट भी निकालें और नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए तो भी हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 एंड वी गेट द यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब हियर आइए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात करेंगे, अनंत हल। अब इसमें हमारी ऑगमेंटेड कंडीशन क्या होगी वर्कआउट, तो इसमें भी कंडीशंस वही रहेगी आपके, इफ रैंक ऑफ augmented matrix is equal to rank of matrix, suppose that is the R। बट जो रैंक है ये क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किसके, n के। मतलब जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल से कम होने चाहिए। जो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उनसे आपका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो हमेशा कम हो, तो उस केस में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं, अनंत हल मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब इस केसेस में दो अच्छी पॉसिबिलिटीज होती है। इस केसेस में हमें एक फ्री वेरिएबल्स मिलता है, जब ऐसा कंडीशन होगा तो इसमें हमें एक फ्री वेरिएबल्स फाइंड आउट होता है, फ्री वेरिएबल्स। तो फ्री वेरिएबल्स को कैसे फाइंड करते हैं, आप यहां पे लिख लीजिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जो भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें फ्री वेरिएबल्स मिल जाएगा, स्वतंत्र मिल जाएगा। तो ये एक चीज समझिए, दोनों चीजें हैं आपको, यूनिक सॉल्यूशंस और फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात हम करेंगे कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कैसे हमें डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। ठीक, दो चीजें हो गए। अब आते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में अब वर्कआउट होता है। अब इनकंसिस्टेंट हमें पढ़ना है, कंडीशंस ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी, ठीक, इनकंसिस्टेंसी मतलब होता है असंगतता। ठीक है, सिंपल सी बात है, असंगतता। इससे रिजल्ट होता है कि अब इसमें क्वेश्चंस आ गए कि व्हाट इज कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी, क्या होगी कंडीशंस, इसको समझना। तो इफ रैंक ऑफ augmented matrix is not equal to rank of matrix, तो उस केसेस में हम कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इनकंसिस्टेंसी क्या होगी, जब मतलब सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, इट हैव नो सॉल्यूशन, सिंपल। जो भी सिस्टम है अगर उसका कोई हल नहीं है तो उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्कआउट, तो ये ध्यान रखिएगा। वर्कआउट हो गया कि इनकंसिस्टेंसी क्या होगा, इट हैव नो सॉल्यूशन होगा जब
कि अगर रैंक ऑफ मल्टीपल मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, तो एक प्रॉपर वे में हम इसको समझ पाए। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से एक चीज पॉइंट आउट हो गई कि हमारे इनकंसिस्टेंसी की कंडीशंस क्या हो गई। तो ये एक प्रॉपर वे है इसको समझना। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़े से कुछ डिटर्मिनेंट मेथड से इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से थोड़ा सा कंसेप्ट एक जनरली हम समझें कि कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी क्या होगी। ठीक है, और इनकंसिस्टेंसी को हम कैसे जज करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ नोट करके पॉइंट्स को हम समझे स्टूडेंट। नोट, अगर इफ, ठीक है, सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहला ध्यान कि सिस्टम अगर हैव यूनिक सॉल्यूशन रखता हो तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, दूसरा, इफ सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यदि निकाय का अनंत हल है सॉल्यूशन, देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब निकाय का अनंत हल है यदि, इस आप इस तरह से कह सकते हो कि यदि जो निकाय दिया है, निकाय का अनंत हल है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, लेकिन यह इट इज नॉट नेसेसरी कि इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो तो सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इट इज नॉट नेसेसरी, कि इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो देन system have infinite solution। ठीक है, ध्यान रखें, इफ डिटर्मिनेंट जीरो है तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की एंड इज हियर नो सॉल्यूशंस की, दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान। लेकिन अगर कह दे कि सिस्टम ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपका क्या होगा, आपका इसको आप डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। तो ये ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करके आप पॉइंट्स को रख सकते हो कि क्या ये वर्क है, क्योंकि सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन डिटरमिनेंट जीरो, बट इट नॉट नेसेसरी इफ डिटरमिनेंट इज जीरो द सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। वहां पे दो केसेस बन जाएंगे, नो सॉल्यूशन की भी वो कंडीशंस बनेगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की भी कंडीशंस बनेगी। ये आपको यहाँ पर अंडरस्टूड करना होगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है कि यदि नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है ज्यादा हो, थर्ड कंडीशंस। ठीक है, थर्ड कंडीशंस में अगर हम कह दें जो हमारे पास है कि दैट इज योर, तीसरे पॉइंट्स में मैं बात कर लूंगी कि इफ सिस्टम जो नंबर ऑफ इक्वेशंस इज मोर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस is more than number of variables। ठीक है, तो it is possible, it is then it is possible यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, करें कि नंबर, अब नंबर ऑफ इक्वेशंस इज मोर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन इट इज पॉसिबल यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है,
अब ये क्वेश्चंस हो गया क्या, व्हाट इज द पॉसिबल, यहाँ पे कंडीशंस कह सकते हो आप कि ये पॉसिबल है कि नहीं, दैट इट इज पॉसिबल यूनिक सोल्यूशन और नॉट, तो ये मे बी, दैट इज एस, पॉसिबल है, ठीक है। आंसर आपका ये एस हो सकता है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस है मोर देन है, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें ये कंडीशंस अगर हमारे पास होल्ड हो जाए तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर और इज इक्वल टू एन, हमें ये मिलना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस हमें होल्ड हो जाती है तो हम इसको कह देंगे यूनिक सोल्यूशन है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेरा हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझने का। अब इस पर क्वेश्चंस को करना होगा, और क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो आगे आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस को एक सिस्टमेटिक वे में कैसे आपको अंडरस्टूड करना है और सॉल्व करना है। तो ये तो बेसिक रूल्स हो गए हमारे। अब हम इस पे क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए आइए क्वेश्चंस लिया हमने, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम एक वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स को फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, जो चीजें हमें जरूरत होंगी उनको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स तो एक्स वाई जेड जो हमारा वेरिएबल्स है इनके कोफिशिएंट का कलेक्शन, तो एक्स वाई जेड फर्स्ट इक्वेशन जैसे ये हमारा है तो इसमें कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का क्या है 1 -1 2 हो गया। सेकंड इक्वेशंस में 1 2 3 1 2 3 एंड थर्ड इक्वेशंस में हमारे पास क्या है 3 -4 -5 3 -4 एंड -5, दैट इज द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का कलेक्शन हमने बना लिया है यहाँ पे। अब दूसरा जो x लिखते हैं आप, x इज इक्वल टू क्या हमारे पास होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं x y z, ठीक। एंड थर्ड जो राइट हैंड साइड में हमारा कांस्टेंट है उसको लिखने, तो 3 5 -13, ओके। जो सिस्टम ऑफ प्रोसेस है स्टूडेंट ये समझिए। अब हम आगे क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है दैट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो आपकी संवर्धित आव्यूह कहते हो आप, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर हमें फोकस करना है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हमें फाइंड करनी है, तो पहले हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को राइट अप करना होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को राइट अप कर रहे हैं, ठीक। 1 -1 2 1 2 3 एंड 3 -4 एंड -5 एंड दिस इज योर लाइन, ड्रॉ करिए 3 5 -13, ओके। ये मैट्रिक्स बन गई। अब इसको आपको रैंक फाइंड करनी है, रैंक बात करते हैं, जो रैंक हमें फाइंड करना है। आप तो रैंक के लिए वर्क करना है, रैंक के लिए। तो अब आप जानते हो कैसे रैंक फाइंड करते हैं, जब मेक 0 बिलो द एलिमेंट्स ऑफ A11 और A22 एंड सो ऑन, तो A11 के बिलो एलिमेंट्स जो है उनको 0 करना है। तो ये आपका जो R1 रो है दैट इज R2 रो है एंड दिस इज द R3 रो है फर्स्ट। तो एक एक करके वर्कआउट करना, तो बहुत ही प्रोसेस आप सिस्टम से इसको करिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो R1 R2 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 करना है इस वाले को, तो R2 कर देते हैं, R2 -R1 कर दीजिए। और R3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 से मल्टीपल, मतलब R3 को आपको रिप्लेस कर देना है R3 -3 R1 से, ओके। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये फाइंड आउट होगी अब हियर। तो देखिए 1 फर्स्ट रो एट इट इज 1 -1 2 3, ओके सिंपली। अब 1 -1 इसको करना है तो दैट इट विल बी 0, यार 2 और यहां से माइनस कर देंगे तो 2 -0 मतलब -1 +1 हो जाएगा, तो 2 -1 मतलब यहाँ पे आपका हो गया 3, और 3 -2 कितना होगा, -3 -2 1 होगा यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट इन पर 5 -3 दिस इज 2, ओके क्लियर। यहाँ पे +1 होगा नॉट -1, ये ध्यान रखिएगा, +1 3 -2। अब इस वाले में 3 से पहले मल्टीपल होगा तो 3 -3 इट विल बी 0। नेक्स्ट -4 और फिर इसमें 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो माइनस है तो +3 होगा, इट मीन्स यहाँ पे आएगा आपका -1। नेक्स्ट -5 और फिर यहाँ पर 3 से मल्टीपल करेंगे तो -6 हो गया। सो -6 का मतलब हो गया कि -5 और -6 -11, ओके -11 हो गया आपका हमारा हियर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, अब हियर राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या आपका है -13 है, और इसमें आपको 3 से मल्टीपल करना है, तो -13 और 9 तो -22,
22 फाइंड आउट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिक फंडामेंटल। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस A33 के नीचे को 0 करना है। एक तो मेथड ये है कि इसको पहले हम इसको क्या करें, रिप्लेसमेंट कर दे और A11 A22 को 1 कर लें या -1 कर लें। तो सिंपली हम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी नेक्स्ट इज ईयर R2 एंड R3 को पहले रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए R2 एंड R3 को आपस में रिप्लेस करने पर हमें एक मैट्रिक्स बन जाएगी 1 -1 2 3। ठीक है, 0 -1 -11 and -22, 0 3 1 and 2। क्लियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसको हम A22 के नीचे जो है ना 0 कर देना है, इस वाले एलिमेंट्स को 0 करना है, इसको दैट इज पॉइंट आउट है, इसको 0 करना है। तो इसको 0 आप कैसे करोगे, इसको समझो आप जो R3 है, तो R3 को आपको रिप्लेस कर देना है R3 प्लस 3R2 से, और वी गेट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज न्यू। जो फाइंड आउट होगा हमारे पास, तो 1 -1 2 and here 3 at it is 0 -1 -11 and -22 at it is 0 and here 0 3, और फिर इसमें 3 से मल्टीपल करके ऐड कर देना है, 0 हो गया। 1 और इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे तो 33, तो यहाँ पे आएगा -32। ओके, 33 होगा +1 एंड हियर इज हियर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है 2, और यहाँ पे 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा आपका 66 आएगा, और यहाँ पे ऐड कर लोगे आप तो आ जाएगा -64। ओके, अब आइए मेन फंडामेंटल, अब रैंक की बात करेंगे कि A11 नीचे हो 0 हो गया, A22 0, अब इसके रैंक की बात करनी है। A33 है नहीं, तो दैट इज द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, नॉन जीरो रो। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, सभी मतलब टोटल मैट्रिक्स को कंसिडर करना है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल मैट्रिक्स को कंसिडर करेंगे आप तो दैट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मिलेगा। ठीक है, टोटल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी ये आपका है नॉन जीरो रो, और ये भी नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो गई, 3। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। जब हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इतने वाले पोर्शंस को हम सिर्फ कंसिडर करेंगे। ये जो पोर्शंस हम आपको दिख रहा है सिर्फ रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए, यही आपका मैट्रिक्स है, तो इतने पोर्शंस को कंसिडर करना है, और इसमें से आपको नॉन जीरो रो फाइंड करना है। तो यहाँ ऑलरेडी है, तो ये ऑलरेडी 3 है। ठीक है, तो अब मतलब ये सिस्टम क्या हो गया आपका, कंसिस्ट, जो कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू R और इक्वल टू 3 मिल गया। मतलब ये जो हो गया आपका कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट हो गया सिस्टम, तो अब दो पॉसिबिलिटीज है, यूनिक या इनफाइनाइट। तो कंसिस्टेंट पहले चेक कर लिया, अब यूनिक और इनफाइनाइट है उसमें देख लेते हैं। तो कंसिस्टेंट हो गया, इट मींस हियर इफ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू R इक्वल टू N। N क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर ऐसा है तो हम क्या कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए सिंपली है कि आपके पास है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू R है इक्वल टू 3 है, और इज इक्वल टू N भी है, क्योंकि N जो है आपका क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो इतने कितने हैं आपके, N इज इक्वल टू 3 है। वेरिएबल्स कौन से, X Y Z, 3 वेरिएबल्स हैं। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, वी गेट द यूनिक सोल्यूशन, वी गेट लीनियर सिस्टम, गेट लीनियर सिस्टम यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन हमें फाइंड आउट हो गया, हमने ये डिसाइड कर लिया, फाइंड आउट हो गया हमारा यूनिक सोल्यूशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब मैट्रिक्स फॉर्म को यहां पर लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या हमारा होता है, AX इज इक्वल टू B, ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म है। अब इसमें A और B को आपको राइटअप करना है, बट कौन सा A रखना है, जो लास्ट में हमने रैंक के लिए फाइंड आउट किया था, ये वाली मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स
होगी a और फिर ये b होगा आपका, ठीक है, और एक्स वाई जेड आपको पता है, तो 1 माइनस 1 2, ठीक है। मैट्रिक्स जो हमारे पास है दैट इज योर 1 माइनस 1 2, ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस 11 एंड हियर देखिए 1 माइनस 1 2 0 माइनस 1 माइनस 11 एंड 0 0 32, 0 0 माइनस 32। और x के बारे में बताया आपको x y z, ओके। राइट हैंड साइड में जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात करते हैं। राइट हैंड साइड में है ये 3 माइनस 22 और माइनस 64, माइनस 22 माइनस 64, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड का पोर्शन। देख लेते हैं, कर लेते हैं एक बार, ठीक। अब देखिए जनरली इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। तो मल्टीप्लाई पहले आप कर लीजिए रो बाय कॉलम्स, आपको पता है, तो x माइनस वाई और प्लस 2z, हियर जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 0 इंटू दिस इज रो बाय कॉलम्स मल्टीपल होता है, तो 0 हो जाएगा, तो माइनस वाई एंड माइनस 11z और हियर माइनस 32z और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3 माइनस 22 माइनस 64। और आप जानते हो कि टू मैट्रिक्स यदि इक्वल्स हैं तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। मतलब फर्स्ट x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, दिस इक्वेशन नंबर 1, माइनस वाई माइनस 11z इक्वल टू 22 माइनस, ठीक है, सिस्टम इसको सॉल्व कर लीजिए, y प्लस 11z इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2, एंड माइनस 32z इज इक्वल टू माइनस 64, ये आपका, तो z इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा हमें। और z इक्वल टू 2 आपको कहां पे रख देना है, इस इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है। तो यहां से आप निकाल लीजिए फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 में रखेंगे तो y प्लस 2 की वैल्यू यहां पर रखेंगे 22 हो जाएगा, 22 इज इक्वल टू 22, तो y इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ 0, और z y एंड z का मान इस वाले इक्वेशन में 1 में रख दीजिए, तो फ्रॉम 1 देखिए x माइनस 0 प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1, तो ये रिजल्ट हमें मिल गया स्टूडेंट। तो अब जो हमें रिजल्ट मिला x इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2, तो ये बेसिक हो गया इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट, और ये आंसर जो होगा जो दिया हुआ सिस्टम है उसको सेटिस्फाई भी करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम सोल्यूशन का क्वेश्चन का यूज करके इसको सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो टेक केयर, थैंक यू।